नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के निर्माण में ऐतिहासिक विकास में जो अभी पिछली क्लास चली है, उसी के कड़ी में हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग पिछली क्लास में जो है वेवेल योजना तक पढ़ चुके हैं। वेवेल योजना में क्या क्या प्रावधान थे, योजनाएं क्या क्या बनाई गई थी, उसका जो है देख चुके हैं प्रावधान को। अब हम आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना जो थी, कैबिनेट मिशन में क्या क्या योजनाएं थी और जो कैबिनेट मिशन भारत आया उसने भारत के संविधान के निर्माण में जो योगदान दिया, उसका जो योगदान है उसके बारे में देखते हैं। उसमें क्या क्या संविधान के निर्माण के बारे में कहा गया है। क्योंकि क्रिप्स मिशन में जो है कह सकते हैं कि जो है एक तरह से संविधान सभा के निर्माण की बात जो है वो अप्रत्यक्ष तौर पर कही गई थी। और उसी का जो है इसमें कैबिनेट मिशन योजना में क्या किया गया कि उसी संविधान सभा के निर्माण की बात जो है वो स्पष्टता जो प्रत्यक्ष रूप है उसका प्रत्यक्ष रूप दिखाई पड़ता है। तो डालते हैं 1946 कैबिनेट मिशन हेडिंग में, कैबिनेट मिशन 1946। इसको जो है कैबिनेट मिशन 1946 को क्या हुआ कि इसमें कहा गया कि अब इसमें जो कैबिनेट मिशन आया है ये युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन में चुनाव हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए, तो ब्रिटेन के चुनाव में जो है वो लेबर पार्टी की सरकार बनी, जो कि जो है एक प्रकार से तटस्थ सरकार थी। इसमें कहा जा सकता है कि लेबर पार्टी की सरकार जो है, और उसमें ब्रिटेन में किसकी सरकार बनी? लेबर पार्टी की। अब लेबर पार्टी भारत के प्रति उदासीन रवैया अपनाती थी और लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। अब ये क्या हुए कि वहाँ के ब्रिटिश पीएम बने। तो इन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन जो है एक कैबिनेट मिशन भेजा, और जिसका जो है भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ था उसमें कुछ और सुधार किए जाए और वहाँ के प्रशासन को सही तरीके से चलाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा। अब कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन कौन था? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये जो है ये 3 सदस्यों का कैबिनेट मिशन था जो भारत आया और भारत के संवैधानिक सुधारों के बारे में जो है प्रावधान किया, और भारतीय संवैधानिक सुधारों का जो है वो खाका खींचा गया। और संविधान सभा के निर्माण का जो खाका था वो यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, और प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के निर्माण की बात इस योजना के अंतर्गत, इस मिशन के अंतर्गत की गई। इसमें जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इस मिशन का जो अध्यक्ष था वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, और एबी अलेक्जेंडर और क्रिप्स जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है ये इसके सदस्य के रूप में थे। तो जब ये भारत आया तो इन्होंने क्या क्या प्रावधान किए उसके बारे में बताएंगे। इसमें जो है संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई,
और संविधान सभा के गठन की बात, संविधान के निर्माण की बात और संविधान सभा के गठन की बात कही गई, जिसमें जो है संविधान सभा के निर्माण में सदस्यों का जो है वो प्रतिनिधित्व की बात की गई। संविधान सभा का गठन किया जाए। अब संविधान सभा के गठन में जो है संविधान सभा की में कौन कौन शामिल होगा, इसके लिए खाका खींचा गया कि हर 10,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य, 10,000 नहीं होगा, यहाँ पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। और उसके बाद फिर जो है संविधान सभा में जो सदस्यों का जो है प्रतिनिधित्व होगा वो प्रांतीय विधानसभाओं में सभाओं में से अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा वो सदस्य चुने जाएंगे। और इसमें कहा गया कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जो सदस्य चुने जाएंगे उसमें मुस्लिमों और प्रांतों में के लिए जो संविधान की बात कही गई उसमें जो है जो 4 क्षेत्र थे, यानी क्षेत्र थे ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र तथा देसी रियासतें। ये 3 जो है, इसमें 4 नहीं 3 ही है, ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासतें। अब इसमें जो है संविधान सभा में इन तीनों क्षेत्रों से सदस्यों को आना था। अब इसमें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में जो है जो सदस्य थे वो और ब्रिटिश प्रांत के सदस्य ये जो है चुनाव द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते थे। और इस संविधान सभा में देसी रियासतों को जो है क्या किया गया, इनकी स्वेच्छा पर छोड़ा गया। तो ये चाहे तो इस संविधान सभा में भाग ले सकती हैं, लेकिन इनके सदस्य भी जो है भाग लिए थे। इसमें जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतों के 93 सदस्य थे। और इसमें जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के जो सदस्य थे वो 4 थे, 4 सदस्य। और जो ब्रिटिश प्रांतों से थे वो 292 सदस्य इसमें शामिल हुए, 292 सदस्य, ये 292 सदस्य शामिल हुए। इन 292 सदस्यों और 4 ये चीफ कमिश्नरी और 93 देसी रियासतों को मिला करके इसमें कुल जो है कुल मिला करके 292 और 4 चीफ कमिश्नरी और 93 ये मिला करके कुल सदस्यों की संख्या जो हुई थी वो 389 के आसपास थी। 4 3 7 3 9 389 के आसपास इनकी सदस्य संख्या कितनी थी, 389 सदस्य टोटल थे। ये 389 सदस्यों में जो 292 और 4 चीफ कमिश्नरी, इनके क्षेत्रों का विभाजन क्या था, इनका जो सांप्रदायिक विभाजन था वो सांप्रदायिक विभाजन सामान्य मुस्लिम और जो है अन्य जो थे सिखों के बीच में किया गया था। तो 292 सदस्यों का जो विभाजन था, 292 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर जो विभाजन किया गया था उसमें
292 प्लस 4 चीफ कमिश्नरी। ये 292 सदस्य जो है वो ब्रिटिश प्रांत के और 4 चीफ कमिश्नरी के, इनको मिला करके जो विभाजन किया गया था उसमें जो है 213 सदस्य 213 सदस्य ये जो क्या थे, 213 सदस्य सामान्य जाति से थे, सामान्य जाति से थे, वर्ग से थे। और दूसरा जो था वो दूसरा था इसमें मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व था वो 79 था। 79 सदस्य जो है वो मुस्लिम थे। और 4 जो सदस्य इसमें हैं, 4 सदस्य जो है वो क्या थे, सिख थे। सिखों का प्रतिनिधित्व इसमें शामिल करने की बात की गई। ये था इसके संविधान सभा का ढांचा, जिसके आधार पर संविधान का निर्माण करना था। ये सदस्यों का ढांचा था, सदस्य कौन कौन से किसमें शामिल होंगे। और संविधान सभा में जो है जो बात कही गई संविधान सभा में सदस्यों के शामिल होने की, तो इसमें जो अन्य जातियों से थे, इसमें सबसे पहली बात तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की बात की गई। तो महिला सदस्यों की संख्या वो 15 की गई। और इसमें अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या, अनुसूचित जातियों की संख्या, अनुसूचित जाति से जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई वो क्या की गई, 26 निर्धारित की गई, 26 निर्धारित की गई। और अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जनजाति से जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई वो कितनी की गई, 33। जो अनुसूचित जनजाति से सदस्यों की संख्या थी वो 33 निर्धारित की गई। तो कुल मिलाकर के ये जातीय आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर जो विभाजन हुआ सदस्यों का वो इस प्रकार था। इसके संविधान सभा में जो है संविधान के निर्माण के लिए। अब संविधान सभा का जो है इसमें थोड़ा सा जान लीजिए कि संविधान सभा में जो है सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वो किस प्रकार हुआ था। तो इनका जो है सारा का सारा निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से और जो है संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया गया था। अब इसके बाद फिर आगे आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब भारत स्वतंत्र होने जा रहा है और भारतीय स्वतंत्रता के जो है जो मूलभूत प्रावधान किए गए थे भारत को स्वतंत्र करने के लिए, वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किए गए। और उसके बाद भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण होता है। जबकि 1947 के अधिनियम में जो है वो स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, वो डोमिनियन स्टेट के बारे में बात की गई थी। तो डोमिनियन स्टेट के बारे में बात जरूर की गई थी, लेकिन जब स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचा, तो ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि भारत को और दिनों तक इस तरीके से शासन भारत में नहीं चलाया जा सकता है, उनको स्वतंत्र करना ही होगा। तो अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो प्राविधान किए गए थे उसमें बहुत से सारी चीजें थी। और उसमें सबसे पहला प्राविधान ये था कि भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियनों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाए। और जो विभाजन की मांग जिन्ना द्वारा जो है मुस्लिम लीग के गठन के बाद से धीरे धीरे पनपती जा रही थी, वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भी प्रत्यक्ष रूप से इसको मान लिया गया।
हालांकि इसके विभाजन की जो रूपरेखा है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियमों द्वारा लाई गई थी और बार बार ये संकेत मिल रहा था कि भारत के विभाजन को जो है टाला नहीं जा सकता, भारत का विभाजन अंततः हो ही जाएगा। और हुआ भी वही कि 1947 में जो है भारत का दो पार्ट में बंटवारा हो गया, भारत और पाकिस्तान का दो नए डोमिनियन स्थापित हुए। तो 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के जो है जो प्राविधान है वो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए थे वो माउंटबेटन योजना के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। माउंटबेटन योजना में जो भी प्रावधान थे उसी को आधार मान करके 4 जुलाई 1947 को, ये कब किया गया, 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया ब्रिटिश संसद में। प्रस्तुत कहाँ किया गया, ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और ये जो है 8 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया। अब ये जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 8 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया और इसमें प्रावधान क्या किए गए कि भारत को दो डोमिनियनों, पहला भारत को दो डोमिनियन में बांटा गया। इसमें पहला कौन था, पाकिस्तान, भारत कह लीजिए, और दूसरा क्या था, पाकिस्तान। ये दो डोमिनियन तैयार हुए। अब इसमें भारत और पाकिस्तान में जब विभाजन होता है इसके डोमिनियन का, तो इसमें क्या होता है कि इस भारत और पाकिस्तान के लिए, यानी भारत और पाकिस्तान के लिए जो गवर्निंग की बात की गई, संविधान के निर्माण की बात की गई, तो इसमें भारत के लिए अलग संविधान सभा का गठन और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा के गठन की बात कही गई। और भारत के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था, उसको चलाने के लिए वायसराय और उसकी कार्यकारिणी, मतलब उसमें जो है उसकी वायसराय और कार्यकारिणी को जो है भंग कर लिया गया और भारत में गवर्नर जनरल और एक प्रधानमंत्री का पद नियुक्त किया गया। इसमें भारत के पहले गवर्नर जनरल जो बने वो लॉर्ड माउंटबेटन बने और भारत में प्रधानमंत्री का पद सबसे पहले जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला। और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल का पद मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को ये जो है जिम्मेदारी दी गई। इसमें दो डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान का गठन किया गया, जिसमें प्रशासन चलाने के लिए भारत में एक गवर्नर जनरल और एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पाकिस्तान में भी एक गवर्नर जनरल और एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई। तो भारत में जो गवर्नर जनरल बनाए गए, जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जो इसमें बना, प्रधानमंत्री वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और पाकिस्तान में जो बना गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को और प्रधानमंत्री लियाकत अली को बनाया गया। अब ये जो दो डोमिनियन भारत के सामने भारत में तैयार हुए और भारत और पाकिस्तान के रूप में, उसमें ये प्रशासनिक व्यवस्था की गई। अब ये प्रशासन
तब तक चलाएंगे जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता। इससे पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का निर्माण और भारत के लिए अलग संविधान सभा का निर्माण करने की बात कही गई। और ये गवर्नर जो है और प्रशासन कैसे चलाएंगे, ये 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रावधानों के आधार पर भारत का प्रशासन चलाएंगे। ये जो है अब भारत का प्रशासन 1935 के अधिनियमों के आधार पर तब तक चलाते रहेंगे जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता और नए जो है संविधान का जो है पुनर्गठन नहीं हो जाता है, तब तक के लिए। और आगे इसमें जो बातें की गई और उसमें जो है क्षेत्रीय विभाजन के रूप में जो सीमाओं का निर्धारण किया गया, तो क्षेत्रीय विभाजन के रूप में जो सीमाओं का निर्धारण किया गया उसमें जो है एक आयोग गठित किया गया जिसे रेडक्लिफ आयोग यानी पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब सीमा आयोग, और एक और जो गठित किया गया वो बंगाल सीमा आयोग। ये दो तरह सीमा आयोग गठित किए गए। इन दोनों सीमा आयोगों का जो अध्यक्ष था वो सर रेडक्लिफ था और सर रेडक्लिफ ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच के विभाजन की जो रूपरेखा थी उसका खाका तैयार किया और उसका विभाजन किया। तो इसमें जो अन्य स्टेटों के शामिल होने की बात थी, तो इसमें जो स्टेट के शामिल होने की बात थी, तो राज्यों को शामिल होने के लिए भारत तथा पाकिस्तान किसी एक में शामिल होने का राज्यों को शामिल होने के लिए भारत तथा पाकिस्तान किसी एक में शामिल होना था। तो अब इसमें जो ऑप्शन रखे गए राज्यों के लिए वो भारत और पाकिस्तान दो ऑप्शन रखे गए कि आप किसी दो में से एक में शामिल होना है। आपको किसी जो दो डोमेनियन बनाए गए इसमें किसी में एक में आपको शामिल होना है। अब इसमें क्या किया गया कि पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध तथा असम का सिलहट जिला ये पाकिस्तान में सम्मिलित किया गया। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल ये जो है ऑप्शन दिया गया। इसमें जो है जो सीमा आयोग गठित किया गया, इसमें सीमा आयोग का जो है जो उसमें था, इसमें पश्चिमी बंगाल, सिंध तथा असम का सिलहट जिला ये जो है पाकिस्तान में शामिल किया गया। पाकिस्तान में शामिल किया गया तथा भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। जब ये भारत मंत्री का पद का गठन जो था, भारत मंत्री हुआ करता था जो कि ब्रिटिश संसद का सदस्य था, अब वो क्या किया गया कि भारत मंत्री का पद जो है भारत के लिए समाप्त कर दिया गया। भारत में कोई भी प्रकार का ऐसा मंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा। जो ये दो अधिराज्य गठित किए गए थे, भारत और पाकिस्तान, इनके सीमा का निर्धारण दोनों अधिराज्यों
ब्रैकेट में लिख लीजिए भारत तथा पाकिस्तान के सीमा का निर्धारण के लिए दो सीमा आयोग गठित किया है। दो सीमा आयोग गठित किया गया। सीमा आयोग कौन कौन से थे? पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग। फर्स्ट पंजाब सीमा आयोग और दूसरा था बंगाल सीमा आयोग। बंगाल सीमा आयोग, ये दो सीमा आयोग गठित किए गए। इन सीमा आयोगों का अध्यक्ष कौन था? सर रेडक्लिफ। सर रेडक्लिफ, इसने जो है क्या किया कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो रेखाएं हैं, जहाँ से विभाजन हुआ है, उनके बारे में जो है ये विभाजित किया। और जो दो डोमिनियन स्टेट घोषित किए गए, उनके प्रशासन को अब किस तरीके से चलाया जाएगा, उसके लिए भी जो है घोषणाएं की गई। उसमें कहा गया कि डोमेनियों के लिए सरकार जो बनाई जाएगी, उसके लिए कुछ अस्थायी उपबंध किए गए। अस्थायी उपबंधों में कहा गया कि अब जो संविधान सभा गठित होगी, संविधान सभा को ही संसद माना जाएगा। यानी संविधान सभा को राज्य विधानमंडलों की शक्ति, संविधान सभा को विधानमंडलों की शक्ति हस्तांतरित की गई। तथा अब संविधान सभा दोनों डोमेनियनों के लिए अलग अलग संविधान जो अलग अलग दोनों डोमेनियनों के लिए संसद का कार्य करेगी। यानी अब क्या होगा कि संविधान सभा जो होगी, वो ये जो राज्य विधानमंडल हैं, जितने भी विधानमंडल हैं, अब विधानमंडलों की शक्ति जो थी वो संविधान सभा के हाथों में आ गई। और संविधान सभा जो है वो कोई भी कानून, अब वो संसद मानी जाएगी और कोई भी कानून इसके द्वारा बनाए जाएंगे जो भारत में लागू होंगे। और संविधान सभा ही प्रशासनिक प्रमुख होगी और संविधान सभा के द्वारा ही प्रशासन चलाया जाएगा। और किसके प्रावधानों के अनुसार? 1935 के प्रावधानों के अनुसार। तो संविधान सभा के बारे में जो है, जो ये चर्चाएं थी विधानमंडल में, ये सारी चीज़ें थी। और इसके बाद फिर अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। जो संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं हैं और संविधान सभा का गठन है, वो किस तरीके से होता है, कितने सदस्य होते हैं, आगे इस अगली क्लास में इन सब बारों के बारे में बात करेंगे। और जो है संविधान निर्माण करेंगे और उसके बाद फिर संविधान निर्माण के जो प्रक्रियाएं हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसका विस्तार कीजिए ताकि हम लोगों का भी जो है हौसला बढ़े और इसके बारे में और भी चर्चाएं करने का मौका मिले हमको आपसे।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।